बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हमने पिछले बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट के अंदर एक डिफरेंट टॉपिक्स जो कि करंट अफेयर्स से हुआ करते थे, कुछ थोड़ा मजाक कॉमेडी हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं चाह रहा था एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। आप सब ने और मैंने हम सब ने ये चीज़ देखी है कि पिछले दिनों फ़लस्तीन में और बिलख़ुसूस गज़ा के अंदर जो है ना वो कितने मुश्किल में वहाँ के लोग थे, वहाँ की आवाम थी, कितनी परेशानी हो रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं बात कर रहा हूँ तो ये अब सीज़ फायर हो चुका है। ऑल्दो सीज़ फायर होने के बावजूद भी जो है इसराइल ने मस्जिद अक्सा बैतुल कुद्स के अंदर फिर दोबारा से एक जो है ना वो थोड़ी सी शरारत फिर से करी है, जैसे कि वो हमेशा से करता ही है। आज हम बात करेंगे कुछ हिस्ट्री के बारे में। प्रेजेंट तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री लेके जाएंगे। ये शुरू कब हुआ? सबसे पहली बात ये शुरुआत हुई जब जब पूरी दुनिया में ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए जो है वो आ, ज़मीन तंग होने लगी पूरी दुनिया में। जो है वहाँ पे सब ने ये महसूस किया, लोगों ने, कि यार नहीं, ये मेरे ख्याल से हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि एक मिथ से ही बहुत सारी मिथ्स मशहूर थी, इसमें से एक ये थी कि ये बच्चों को कत्ल कर देते हैं, उनका खून पीते हैं। एक मिथ ये थी कि ये जो है वो हमारे लिए एक तरह से कहा जाए कि पनौती हैं, या जो भी बैड लक होती है हमारे लिए, जो ना बुरी किस्मत लेकर आते हैं जहाँ पर भी ये होते हैं। एक कभी लोग ऐसा भी कहा जाता था कि लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा बखील हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये अपना सारा का सारा मुनाफा जो है वो कोई भी बिजनेस करते थे वो अपने लोगों को दिया करते थे, और जो बाहर से कोई आता था उसको नहीं देते थे। ये कुछ हद तक तीसरी बात बिल्कुल सही थी। तो शुरू होती है बात 18वीं सदी से। चले, मैं इतना ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा, इतनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन 18वीं सदी के अंदर एक राइटर था जिसका नाम था थियोडोर हर्ज़ल। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम लिखा था उसने ज़ायोनिस्ट। सही। उस बुक के अंदर उसने ये बताया था कि हर एवरी ज्यू, आई मीन ज्यूज का एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। सही है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो मसाइल चल रहे थे उस वक्त, उसके बाद फिर जो उनके ट्रेड बंद हो गए थे, सब चीज़ हो गए, तो उसने कहा एक अपना अलग अलग मुल्क होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 1915 पे आते हैं, जब यानी कि ब्रिटेन एम्पायर जो थी वो बिल्कुल रेडी थी। मेरे ख्याल से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस वक्त चल रही थी, तो उसने, ब्रिटेन एम्पायर ने उस वक्त एक होता ना डबल एजेंट होना, यहाँ की जो एम्पायर थी, यूके की एम्पायर जो थी, उसने ट्रिपल एजेंट होने का जो है ना सबूत दिया। उसने एक तरफ से मुआहिदा किया अरब्स के साथ, क्योंकि अब अरब नेशनलिस्ट जो थे वो ऑटोमन एम्पायर से तंग थे, तो उनसे मुआहिदा किया कि भाई एक काम करो, तुम जो हो ना, हम यहाँ से तुमको इन लोगों से अलग एक सल्तनत दे के तुम्हें बादशाहत दे देंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ना उन्होंने ये कोशिश की कि हम उनको ये दे देंगे। एक वो मुआहिदा किया। दूसरा मुआहिदा उन्होंने किया ज्यूज के साथ, जो कि हम सबको पता है कि बाल्फोर डिक्लेरेशन जो थी, जो बेसिकली जो फादर ऑफ कहे कि इसराइल का कहते हैं, द फाउंडर ऑफ इसराइल वाज रॉथशाइल्ड्स, तो उसको उसके साथ की गई, उन लोगों के साथ की गई। और तीसरा मुआहिदा जिसके ऊपर जो असल मुआहिदा था वो था फ्रांस के साथ, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उसके फौरन बाद इन्होंने अपने हिस्से बकरे कर दिए, आधा हिस्सा कर दिया मिडिल ईस्ट का, आधा हिस्सा फ्रांस से रखा, आधा हिस्सा यूके ने रखा। तो जो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा था उसके अंदर आया फलस्तीन। बहरहाल थोड़ा सा और आगे जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम सबको ये बात पता है कि हॉलोकॉस्ट हुआ, क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या किस तरह वो शुरुआत हुई, या उसके मिडल में क्या हुआ, हिटलर ने क्या इनके साथ जो है ना रवैया अपनाया, ये सब चीज़ें जो है ना हम सबको पता ही है। सही है। उसके बाद सबसे अहम चीज़ ये हुई कि बहुत बड़े बड़े शिप्स जो है वो भर भर के ज्यूज के, यहूदियों के पूरी दुनिया में जाने लगे, कि भाई हर तरफ जाने लगे। लेकिन सब ने ये कहा, सब ने उन सारे शिप्स को डाइवर्ट किया टुवर्ड्स फलस्तीन।
सही है। अच्छा, एक बात छोटी सी मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों के तौर पे यानी ऑटोमन एम्पायर या जो भी मुसलमान सल्तनत थी वो बेसिकली इनको यानी ज्यूज के काफ़ी फ्रेंडली थे, उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि इवन दो उन्होंने एक दफ़ा ज्यूज को थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे थे आयरलैंड के अंदर, तो ऑटोमन एम्पायर के एम्परर ने या बादशाह ने या सुल्तान ने वहाँ से फंड्स भेजे थे आयरलैंड। सही है, तो वहाँ पे आयरलैंड में फंड्स जाके ताकि इनके ज्यूज जितने भी वहाँ पे यहूदी मौजूद थे उन सबको लुक आफ्टर किया जाए। तो यानी इतना अच्छा दिल रखा हुआ था हम लोगों ने। उसके बावजूद भी ये सारे के सारे खैर बहरहाल ज्यूज वहां पर आए, वहां पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने फलस्तीनियों ने अपने बाहें खोल के उनका इस्तकबाल किया कि भाई आ गए हैं तो थैंक यू आने का, हम आपको रोटी कपड़ा मकान जो भी होता है वो आपको देंगे। सही, तो सारी आते 1948 आता है। 1948 में ब्रिटेन बोलता है कि भाई मैं अपना बोरिया बिस्तर कर रहा हूँ गोल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब बेहतर है कि तुम ये जो अपने आपस के मसले मसाइल हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुकी थी 1948 तक जो है ज्यूज की नेटिव फलस्तीनियन के साथ एक, यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से एक स्टेट बना ली थी उस वक्त तक। सही है, तो ब्रिटेन ने कहा भाई ये लड़ाई झगड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सही है, अब आप एक काम करो, ये यूएनओ है, इनका जाके दरवाजा खटखटाओ। वैसे तो ये यूएनओ बेसिकली तो यूजलेस कहा जाए, मैं आगे कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बिल्कुल यूजलेस थी। तो उन्होंने प्लान पेश किया कि भाई ये 1948 की रेजोल्यूशन है यूएन की, और उसके तहत ये हिस्सा इसराइल का है होगा, और ये हिस्सा बेसिकली उस वक्त इसराइल नहीं था, उससे पहले ये हिस्सा ज्यूज का होगा और ये हिस्सा बेसिकली फलस्तीन का होगा, फलस्तीनियों का होगा। सही है, 1948 में एक स्टेट बनी, एक ज़ायोनिस्ट स्टेट बनी जिसका नाम रखा गया इसराइल। सही है, वहां पे एक स्टेट बनी गई। अच्छा, जब ये बन गया 1948 हो गई, तो वहां पे ये चीज अरब से यानी अरब जो उम्मा है उस वक्त तक मेरे ख्याल से उनके जिस्मों के अंदर खून गर्दिश करता था, तो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो सकी। सही, तो उन्होंने वहां पर एक मेरे ख्याल से जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, लेबनान ने मिलकर एक वॉर की जो कहलाई जाती है फर्स्ट अरब इसराइल वॉर, which happened in 1948, which they lost। सही है, यानी they lost means अरब जो थी इसराइल जीत गया और अरब नेशन ने वो जंग जो थी वो लूज कर दी। सही है, उसके बाद फिर ये चीज हजम नहीं हो रही थी, यानी कि 1948 से आगे चली बात, आगे चली, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हुआ 19, क्योंकि आपको मैंने शुरू में एक नक्शा दिखाया था जो कि एक ग्रेजुअली तौर के ऊपर किस तरह एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से फलस्तीन को इसराइल बनाने की कोशिश की गई थी। अब आप अगले देखें तो 1967 के अंदर अरब इसराइल वॉर पार्ट 2 हुआ। सही है, सेकंड अरब इसराइल वॉर हुई। सही है, वो बहुत ताकत से हुई, जिसमें हम सबको पता है कि पाकिस्तानी जेट्स भी शामिल थे जो लड़ाई में गए थे। ये बहुत एक मैसिव किस्म की लड़ाई हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से अरब नेशन वो भी हार गई ऑब्वियसली, क्योंकि इसराइल को बैकिंग थी अमेरिका की और यूके की और सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो वो भी हार गए। उसको हारने वो एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था, क्योंकि वो हारने से ये बात पता लग गई थी कि अब ये एक स्टेट जो है ना वो रहेगी जिसका नाम होगा इसराइल। अच्छा दोस्तों, वहां से अरब नेशन को ये चीज बिल्कुल रियलाइज हो गई थी कि भाई ये जो जंग है ना ये अब इसराइल से नहीं लड़ी जा सकती है, अब हमें दूसरा सोल्यूशन देखना पड़ेगा, वो होगा टू स्टेट सोल्यूशन। रिसेंटली 1947 में ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान जो था वो इंडिपेंडेंट एक टू नेशन थ्योरी के तहत इंडिपेंडेंट हुआ था, तो यहाँ पे भी वो लोग अब ढूंढना शुरू हुए टू नेशन थ्योरी। तो हम चलेंगे 1974 के अंदर, जहां पर इजिप्ट वाज द फर्स्ट, मिस्र वाज द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड इसराइल एज ए कंट्री। सो ऑब्वियसली बहुत सारे मुल्कों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इजिप्ट ने उस वक्त एक्सेप्ट किया, और इजिप्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई अब हमने बैठ के बात करनी है। तो उसका फायदा ये हुआ, थोड़ा सा फायदा ये हुआ, यानी शॉर्ट टर्म फायदा ये हुआ, जो सेकंड अरब वॉर के अंदर इसराइल ने इजिप्ट के पेनिसुला के ऊपर कब्जा कर लिया था और गजा पे कब्जा कर लिया था, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया था, जो कि पहले फलस्तीन डिक्लेयर हो चुका था, वो उसने वापस उगल दिया।
सही है, वो वापस दे दिया। जो इजिप्ट का हिस्सा था, जो मिस्र का हिस्सा था, वो उसको वापस कर दिया। जो थोड़ा बहुत जॉर्डन का हिस्सा कब्जा किया था वो भी वापस कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई ये इसराइली स्टेट है, ये फलस्तीनी स्टेट है, तो इसके अंदर अब हम सेपरेटली रहेंगे। एक और चीज हुई 1974 में, वो हुई पीएलओ की फॉर्मेशन, फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो काम किया था जिसने टेरिटरी रिकॉग्निशन वाला इसराइल को और एक टू स्टेट सोल्यूशन को पुश किया था 1974 में, वो था अनवर सादात फ्रॉम मिस्र। ऑब्वियसली ही गॉट असैसिनेटेड, ही वाज असैसिनेटेड। अब हम सबको पता है किस तरह हुआ होगा, क्या हुआ होगा, लेकिन ये एक पूरी पुरानी बात है। तो अनवर सादात के बाद फिर हुस्नी मुबारक आया था, हमको वो भी पता है कि वो किस तरह गया था। तो बहरहाल वो असैसिनेट हुआ, वो जो है वो चला गया, फिर दुनिया से चला गया। तो फिर हुआ ये कि पीछे से जो ना इलीगल जो सेटलमेंट, जो इंक्रोचमेंट कहा जाए या सेटलमेंट कहा जाए, इसराइली इलीगल इन्वेजन एंड सेटलमेंट स्टार्ट रही, बहुत ज़्यादा स्टार्ट रही। हाउएवर 92 वाज अ गेम चेंजर ईयर। सही है, इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर आए, उनका नाम था यासेक रूबिन। सो वो जो थे वो उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि भाई अब इतनी जो फाइट, अच्छा ये बहुत ज्यादा लड़ाई आपस में चल रही हुआ करती थी, कोई उसके मारते थे, कोई उसके मारते थे, कोई एक तरफ से शहीद होते थे, एक तरफ से मारे जाते थे, ये बहुत कुछ चल रहा था। तो उन्होंने कहा भाई देखो बात सुनो, सब बैठते और लेट्स हैव अ प्रॉपर टू स्टेट सोल्यूशन शुड बी इन प्लेस्ड हियर, और उससे ये होगा फायदा कि ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना ये खत्म हो जाएगा। 92 में ये हुआ। और फिर वहां पर अगले साल 93 के अंदर ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए। ये हम सबको पता है कि वहां पे वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था यासिर अराफात और प्राइम मिनिस्टर रूबिन के बीच में। तो ये एक गेम चेंजर था ऑफ दैट टाइम। सही है, बट बदकिस्मती से 1994 के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरा का पूरा जो है ना वो जो पिक्चर थी वो चेंज कर दी। दो ऐसे वाकये हुए इनफैक्ट। पहला ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल जो थे प्राइम मिनिस्टर रूबिन, ही गॉट असैसिनेटेड अगेन। सो नॉट अगेन बट ही गॉट असैसिनेटेड। पहला तो वाकया ये हुआ। सही है, उसके बाद दूसरा वाकया ये हुआ कि एक गनमैन इब्राहिमी मॉस्क में गया जो कि वेस्ट बैंक में थी, नियर अलक्सा, और वहां पे जाके उसने फायरिंग शुरू कर दी इनडिस्क्रिमिनेटली। तो सबको उसने फायर किया जो कि उस वक्त सजदे में थे, उस वक्त रुकू में थे, उन सबको फायर किया और 20 लोगों को शहीद कर दिया। दैट वाज अ गेम चेंजर। सही है, दो चीजें ऐसी हुई जिसने पूरा ऑस्लो अकॉर्ड को बिल्कुल खराब कर दिया। अगर वो वहां पर कहते हैं ना, अगर ये होता तो वो होता, इफ दिस देन दैट वाली बात है। अगर वहां पे वो सेटल हो जाती चीज तो आज एक प्रॉपर अच्छा सोल्यूशन होता और एक तरह से एक प्रॉपर स्टेट मौजूद होती, जिसमें से जो कि अब इतना कब्जा की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपके सामने मैप इस वक्त नजर आ रहा होगा कि किस तरह वेस्ट बैंक को जो है ना एक तरह से बैरिकेटेड वेस्ट बैंक बनाया हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअली पूरा हिस्सा फलस्तीन को होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू यूएन। बट जाहिर बात है, हम सबको पता है क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि जुल्म सहता है लेकिन बोलता नहीं है कोई भी। तो ये हुआ। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2021, रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट और हुई। वो स्टार्ट कहां से हुई? यहां से स्टार्ट हुई। You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, يا عمي. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. उसके बाद रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था, लास्ट 5 डेज थे या 4 डेज थे, समथिंग लाइक दैट। 26 की नाइट थी या 27 की नाइट थी। उस दौरान मुसलमान सारे इबादत में मसरूफ थे, मशगूल थे आखिरी अशरे की। तो अचानक से इसराइली फौज ने, जो कि अपने आप को इसराइली डिफेंस लीग कहती है, इसराइली डिफेंस फोर्स IDF कहती है, उसने एकदम से धावा बोल दिया। कहते तो यही है हर जगह पे, देखो वी आर डिफेंस लीग, वी आर डिफेंस, बट दे आर नॉट डिफेंडिंग, दे आर
इसराइली अफेंस फोर्सेस, सही है, वो ज़्यादातर जो ना उनका जो ध्यान होता है ना वो ऑफेंसिवनेस के ऊपर ज़्यादा होता है बनस्बत की डिफेंसिवनेस के ऊपर। तो वो उन्होंने फिर दोबारा से जो ना जो एक कंपाउंड है अल-अक्सा का, बैतुल कुद्स का जो ग्राउंड है, जो कंपाउंड है बाहर, वहाँ पे जाके उन्होंने टीयर गैस, स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और ये वो बहुत कुछ किया, यानी कि बहुत अच्छा। वहाँ पे काफ़ी लोगों को जख्मी भी किया। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जख्मी होने वाले हैं, चलो शुक्र है मरे नहीं, लेकिन याद ये रखिएगा जो जख्मी होते हैं ना, कभी किसी की टांग टूट जाती है, कभी किसी का हाथ टूट जाता है, कभी कोई मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो जाता है, जिंदा तो होता है लेकिन एक तरह से कभी कभी लोग लाश की तरह जिंदा होते हैं, तो उससे बेहतर वो समझते हैं हम मर ही जाते हैं। तो इतनी तकलीफ में लोग रहे हैं वहां पर, सही है। वो उन्होंने शुरू कर दिया उनके ऊपर जो है ना बिला वजह का एग्रेशन शुरू कर दिया, सही है, सबके ऊपर। अब जब वो हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि रिटेलिएशन तो होगी। अब ये इंसान एक्सपेक्ट करे कि हमारा जब दिल चाहेगा मैं जिसके घर जाऊंगा वहां पे जाके जो है ना मैं बार्ज इन, I'll just go into that door and then kick their asses and then just say okay I'm just going out now, because it doesn't work that way. Because if someone has a little bit of capability of doing something they will definitely retaliate, सही है। और उसके बाद obviously हमास ने रिटेलिएट किया, और जो हमास ने रॉकेट फायर किए, बस उनकी ये गलती थी कि उन्होंने रॉकेट की फायर किए। उनको चाहिए था कि हर चीज़ जो है ना, जितना भी वो इसराइली एग्रेशन करते हैं, नहीं आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, हमें करने तो हम जो भी करना चाहते हैं। तो उसके रिएक्शन के अंदर इन्होंने एटलीस्ट 250 लोगों को शहीद किया गजा के अंदर, और 250 लोगों में से 20 जो सॉरी नॉट 20 40 चिल्ड्रन थे, सही है। उसके अंदर वो भी बच्चियां थी जो अभी अपनी इसी हफ्ते सालगिरह मना रही थी। मैंने उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस देखी है, मेरा दिल रो गया है। मुझे समझ में नहीं आती है कि वो किस तरह इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि एक पूरी बिल्डिंग उड़ा देने का मकसद है, कि इट वॉज क्वाइट इम्प्रोपोर्शनेट, सही है। आप एक पूरी बिल्डिंग उड़ा रहे हो, सही है। अभी पिछले दिनों एक एम्बेसडर आई हुई थी एक न्यूज चैनल की, वो कह रही है कि हम तो शेल्टर में रह रहे हैं, तो कम से कम इसराइली शेल्टर में तो रह रहे हैं, गजा के अंदर तो शेल्टर भी मौजूद नहीं है। वो तो बेचारे इस रहमो करम पे होते हैं कि हमारे ऊपर बम ना गिरे, क्योंकि उनको वजह भी नहीं पता कि किस वजह से हम पे बम गिर रहा है। आखिर में जाते जाते मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट दो इक्वली पावर्ड एनिमीज में होती है या कंपेटिटर्स में होती है, ये नहीं है कॉन्फ्लिक्ट। ये मेरी अपने नजरिए में ये फलस्तीनियों की रेजिस्टेंस है जो कि वो कर रहे हैं, सही है। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इवन दो गजा के अंदर ना उनके पास पानी है, ना उनके पास प्रॉपर रहने की जगह है, ना शेल्टर है प्रॉपर जिससे वो बम प्रूफ शेल्टर होते हैं जिससे वो बच सके, ना वो वोट दे सकते हैं, ना वहाँ की बिजली उनकी अपनी मर्जी से आती है, ना वो उस गजा से निकल सकते हैं, वापस आ सकते हैं बगैर रिस्ट्रिक्शंस के। और इवन दो इट्स लाइक open prison. I mean, if you have been there, whoever been there, they all are saying it's like an open prison, सही है। वहाँ पे फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं, बिकॉज जगह नहीं है हॉरिजॉन्टली बढ़ने के लिए, क्योंकि वर्टिकली लोग बढ़ रहे हैं उधर एक के ऊपर एक। और वो इसराइली जब भी आके एक मिसाइल मारता है एक फ्लैट के ऊपर, तो बहुत सारी आबादी वहाँ पे होती है, बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। तो वो मुझे नहीं समझ में आता कि उनके पास क्या ऐसे प्रूफ्स होते हैं कि वो न्यूज एजेंसी की एपी की बिल्डिंग उड़ा दी, अल जजीरा की बिल्डिंग उड़ा दी, इस तरह उड़ा दी। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी ज्यादा जो है ना एग्रेशन फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू लाइव्स। आई नो, आई पर्सनली, एवरी लाइफ मैटर, ओके, एवरी लाइफ मैटर। अगर वो इसराइली की हो, इनोसेंट की हो, या फलस्तीनी इनोसेंट की हो, एवरी लाइफ मैटर। और आखिर में एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि दिस पॉडकास्ट एंड माई व्यूज are not against Jews, they are against the Zionist state Israel, okay? जो उनका aggression चल रहा है, जिसकी वजह से वो हमारे फलस्तीनी भाइयों को तकलीफ दे रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, जबकि वो उनकी जगह थी। इट्स ऑल अबाउट दैट, सही है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ज्यूज भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो कि अगेंस्ट इसराइली एग्रेशन है। क्योंकि इनोसेंट लोगों को मारना, इनोसेंट बच्चों को मारना मेरे नहीं ख्याल से ये कोई अच्छी बात है, या कोई सही बात है, या कोई सेन बात है। इट्स कंप्लीटली इनसेन थिंग। It's time for me to say goodbye.
I know goodbyes are difficult. So please do subscribe my channel for my next podcast. Don't forget to hit the like button. और अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.